गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आयोटा कैरियर एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स और शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट वेक्टर्स को कैसे पढ़ना है, कैसे फील करना है, ये हम इस लेक्चर्स में जानेंगे। हो सकता है आने वाली सीरीज के अंदर आपको बहुत कुछ नया नया पता चले। अगर आपने पहले वेक्टर पढ़ा है तो आई एम श्योर ऐसे फील किया है कि नहीं किया ये नहीं पता होगा आपको। तो अभी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें वेक्टर्स को फील करने के लिए जहां से शुरू करना है वो एक स्टोरी से शुरू करते हैं। समझिएगा, मान लीजिए कि आप देहरादून में रहते हो। मान लीजिए आप देहरादून में रहते हो और आप एक रोड पे गए। देखो, मैं एक बात बना रहा हूं, यहां पे ये रोड है और रोड पे यहां पे एक चौराया है। चौराया समझते हैं, जहां पे चार रास्ते होते हैं बेसिकली। मान लीजिए ये रोड है और रोड पे एक चौराया है। चौराहे पे ऑफ कोर्स चार रास्ते हैं, एक दो तीन। अरे यार, चौथे पे तो हम खड़े ही थे। इस रास्ते से आप आए, यहाँ पे आपने एक बोर्ड देखा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जैसे चौराहे पे बोर्ड लगा रहता है ना, ऐसे फॉर एग्जांपल हम देहरादून में हैं और हमें इस साइड में दिल्ली जाना है, तो बोर्ड लगा था कि सर यहाँ पे एक, इस बोर्ड पे लिखा था दिल्ली। समझ रहे हो, एक चौराया है, चौराहे के ऊपर बोर्ड लगा है, बोर्ड पे लिखा है दिल्ली और लिखा है कि दिल्ली जो है वो लगभग लगभग 500 किलोमीटर है। लगभग लगभग मतलब हम रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, इसी बोर्ड पे एक और लिखा था कि सर अगर आपको मसूरी जाना है तो मसूरी जो है यहाँ से 100 किलोमीटर है। मैं रैंडम कुछ भी नंबर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूँ। ठीक है सर, मान लीजिए यहाँ से आपके लिखा हुआ था कि सर अगर मान लीजिए यहाँ से आपको हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार जाने के लिए आपको लगभग लगभग 150 किलोमीटर जाना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता कितनी दूरी है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। समझो, एक चौराया था, एक साइड से आप आए, तीन रास्ते बने हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, आपको जाना है मसूरी। आपने देखा उस बोर्ड पे लिखा है कि दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, मसूरी 100 किलोमीटर दूर है, हरिद्वार 150 किलोमीटर दूर है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है बोर्ड में। वो क्या सर? बोर्ड वाला जब बोर्ड बना रहा था तो वो गलती से एरो लगाना भूल गया। मतलब ये तो पता है कि मसूरी जाने के लिए 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा, मगर ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में चलना है, किधर को जाना है। अब क्या होगा? अब मान लो, अब आपकी किस्मत, अब मान लो आप सीधे सीधे चले गए। अब 100 किलोमीटर जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, 100 किलोमीटर बाद जाके देखा अबे मसूरी आया ही नहीं, ये तो कुछ और आया है। तो अब वापस है अब वापस आए, फिर यहां पे गए, अब दो रास्ते बचे हैं। फिर किस्मत, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है आप इधर चलिए और 100 किलोमीटर जाके पता चला अरे भाई मसूरी तो अभी भी नहीं आया। अब क्या करें? फिर वापस। यार कितनी बड़ी नौटंकी है, 100 जाने का, 100 आने का, 100 इधर जाने का, 100 इधर आने का, 400 किलोमीटर का नुकसान हो गया। और कितने घंटों का नुकसान हुआ वो अलग। सोच के देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व हो सकती थी, सिर्फ एक चीज से, एरो। अगर बनाने वाला ये लिख देता या ये शो कर देता कि भाई आपको मसूरी जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, इस डायरेक्शन में जाना, अरे तो यार एक ही बात में सारी टेंशन खत्म हो जाती ना। एक छोटे से साइन से कितना चेंज आ सकता है, ये स्टोरी से समझने की कोशिश करो। आ सकता है या नहीं? बढ़िया आ सकता है। तो अब आप समझिएगा, दिस इज द बेस्ट स्टोरी टू एक्सपीरियंस दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस एरो। ये छोटा सा एरो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको इस स्टोरी से पता चला। अब मैं ये सब क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि समझिएगा बच्चे, कि अगर मैं आपको ये कहता कि आप 100 रुपीज ले लो, तो आप ये कहते क्या? नहीं सर, सामने से नहीं लूंगा, पीछे वाली पॉकेट में डाल दो। अबे क्या फर्क पड़ता है, तुम आगे वाली पॉकेट में डालोगे पीछे वाले पॉकेट में डालो, 100 रुपीज की वैल्यू तो 100 रुपीज ही रहेगी ना। बात तो सही है। अरे बात तो सही है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 100 रुपीज आप किसी भी डायरेक्शन से दो, कोई नहीं पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन से दिए, बस 100 रुपीज दे दो सर, हमें तो पैसे से मतलब है यार। अच्छा, ऐसे थोड़ी कहता है कोई कि लो सर 1000 रुपीज। मैंने कहा नहीं, इधर से नहीं, इधर से देना। सर लो आपकी फीस। नहीं, मैं इधर से नहीं, इधर से देना, ज्यादा आएंगे। अबे अबे वह वैल्यू तो उतनी है, ठीक है ना? समझो, मनी आप किसी भी डायरेक्शन से मेरे को दे रहे हो, बस दे रहे हो, तो काम सफिशिएंट है, आपका काम हो गया। लेकिन लेकिन समझो, लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर आपको कहीं जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो। एम आई राइट? यस ऑफ कोर्स। नहीं तो यहां से इधर से उधर, उधर से इधर करते रह जाओगे, कितना नुकसान हो जाएगा। समझिए, ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं इस दुनिया में जिसके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है।
डायरेक्शन होती तो है, मतलब कहीं ना कहीं से तो आप किसी ना किसी डायरेक्शन से तो आप मुझे मनी दोगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अंडरस्टैंड, फील इट। क्योंकि बहुत सारी जगह जो डेफिनेशन होती है वो अधूरी होती है। तो सुनो क्या कह रहा हूं, ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मनी, फॉर एग्जाम्पल टाइम, फॉर एग्जाम्पल मास। अब ऐसे थोड़ी होता है कि सर आप कितने किलो के हो, आप इधर से सर 100 किलो के हो, अच्छा इधर से नापो 50 किलो के रहोगे। अरे अबे एक साइड से 100 किलो के हो तो दूसरे साइड से भी तो 50 किलो के होंगे। नहीं नहीं, 100 किलो के ही होंगे। कहना क्या चाह रहा हूं बच्चे, मास ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कि इधर की तरफ से 100 किलो, पीछे की तरफ से 50 किलो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। लेकिन डायरेक्शन में लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बस तो फिर ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं। ये वेक्टर लॉ क्या है और ये क्या नाम आ गया, रुको तो 1 मिनट समझो, अभी समझा रहा हूं, समझे। इस तरीके से हमने ये जाना कि कभी कभी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और कभी कभी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वांटिटीज जिन जिन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वांटिटीज को बोला गया स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोला गया, स्केलर क्वांटिटीज। और जिन जिन के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, हाँ तो हम कहा थे, हाँ जिन जिन क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हीं क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। मगर ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। जरा अभी ज्ञान अधूरा है, अभी मैं पूरा करूंगा, मगर जरा रुको तो, अभी इतना ही समझो, उसके बाद मैं ये वेक्टर्स को ना थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। बस अभी तो बेसिक बेसिक समझ रहे हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 9th में पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी ऐसे सुन के आए होंगे, या फिर जिन्होंने 11th में भी पढ़ा है मे बी उन्होंने सुना हो, इसलिए उनके लिए बता रहा हूं। बाकी अभी डिटेल में अभी जाऊंगा, रुक जाओ, अभी बस इतना जाना। ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, बोलो मेरे साथ, ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उनको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, एग्जांपल ले लेते हैं पहले। सर एग्जांपल क्या हुआ स्केलर क्वांटिटीज का, मास। क्या मनी भी उसी का एग्जांपल है, हाँ सर मनी भी उसी का एग्जांपल है। क्या टाइम भी उसी का एग्जांपल है, हाँ सर टाइम भी उसी का एग्जांपल है, होता तो है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल लो, चलो आप बताओ जल्दी से कमेंट्स में, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल। वेरी गुड सर, वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, सुना है ना सबने। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, बाद में देख लेंगे, परेशान नहीं होना है, पर आपने 9th क्लास में सुना होगा ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सुना है सर। डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल और वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी भी एक इसी का एग्जांपल है, हाँ है तो इसी का एग्जांपल है यार, सही बात है, वेरी गुड। सबसे बढ़िया एग्जांपल वेक्टर का, चलो और बताओ और बताओ और बताओ। सबसे बढ़िया एग्जांपल फोर्स, और एग्जांपल मोमेंटम। अब ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बस इतने एग्जांपल्स मुझे लगता है अभी के लिए काफी हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी। आपने सोच समझ के बताना कि क्या आपको ये समझ में आया स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, हाँ जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। चलो भाई, आपको याद है वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, हाँ वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा सो सिंपल, कहानी इतनी सिंपल होती तो बात ही क्या थी बेटा। अब जरा मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल लो इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। तो सर करंट में क्या होता है, अभी बताता हूं। देखो मान लो आपके पास एक वायर है, इस वायर में 3 एम्पियर करंट आ रहा था। ये वायर आगे से ना 2 वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब आगे जाके इसके अंदर 2 वायर्स अटैच हैं। अच्छा अब समझने की कोशिश करना, 3 आया इधर, 1 एम्पियर इधर चला गया। अगर 1 एम्पियर इधर चला गया तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऊपर की तरफ कितना गया होगा, जल्दी से बताओ। 3 आया 1 इधर चला गया, 3 आया 1 इधर चला गया, उधर कितना, 2 2 2। अब मेरे को एक बात बता बेटा, सोच समझ के बताना, इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो एंगल है, क्या ये एंगल ऐसे करके, अगर ये एंगल कम हो तब भी क्या ये 2 और ये 1 ही रहेगा, और कम करो ऐसे, क्या तब भी 2 और 1 ही रहेगा। अरे सर क्या फर्क पड़ता है, आपकी वायर्स ऐसे करके एंगल पे रखी हूं कि ऐसे रखी हूं कि ऐसे रखी हूं, अरे बात तो वही है, हाँ बात तो वही है। लेकिन अगर यही चीज वेक्टर में होती तो वेक्टर्स के अंदर एंगल पे डिपेंडेंसी होती है। क्या बोल रहा हूं सर, ये क्या ही हो रहा है, चिंता मत करो, जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, आप बस मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं, यस इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ
इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सर आप कैसे कह रहे हो? बेटा देख 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 देख, अगर तेरे को थोड़ा भी 9th क्लास का या 10th क्लास का याद है, 10th में पढ़ा होगा बेसिकली आपने, अगर तेरे को थोड़ा भी 10th क्लास का याद है तो सोच के देख बेटा कि अगर ये करंट, अगर ये करंट 3 एम्पियर का इधर आता ऐसे करके, और मैं आपसे कहता कि इस वाली वायर में तो अभी भी 1 ही एम्पियर है, इस वाली वायर में तो अभी भी 1 ही एम्पियर है, और इस वाली वायर में बताओ, अब आप जरा समझने की कोशिश करना। सर ये वाला जॉइंट है, ये जॉइंट, इसमें जॉइंट पे 3 इधर जा रहा है, 1 इधर जा रहा है, अभी तो इसमें 2 इधर थोड़ी जा रहा होगा, इधर आया होगा 4। ध्यान से समझ के देखो, जब ये 3 एम्पियर करंट उधर जा रहा था तब वैल्यूज अलग आ रही थी, तब ये 3 एम्पियर करंट इधर जा रहा है तो चीजें बदल गई हैं। तो क्या करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? यस यस, करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बता रहा हूं, रुक जाओ, धीरे धीरे समझो। करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है पर फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि 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 डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मगर वो वेक्टर है, फोर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वो वेक्टर है। पर क्यों? समझा रहा हूं, रुक जा, देखना यार। पहले तो ये समझ ले बेटा कि इस दुनिया में ऐसी भी क्वांटिटी हैं जिस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होने के बाद भी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होने के बाद भी वो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आती। फिर वो है क्या? वो है टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? नाम बोलो, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? अब मैं बताता हूं, सुनो सुनो, एक बात समझने की कोशिश करना कि सर ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है उनको कहते हैं वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें कहते हैं स्केलर। तो ये टेंसर कहां से आ गया? बता रहा हूं, रुक तो जाओ। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम कहते हैं, जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या ये हर ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या वो वेक्टर है? नहीं नहीं। फिर क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो उस क्वांटिटी को वेक्टर लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। ये वेक्टर लॉज क्या होते हैं वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, मगर आप इस बात को ऐसे समझ लो कि मान लीजिए अगर मैं किसी फैमिली से बिलोंग करता हूं तो हर फैमिली के अंदर कुछ रूल्स हैं। जैसे मेरी फैमिली के अंदर ये रूल है कि मैं रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकता। हो सकता है आपके घर में भी हो। अगर मेरे को रात के 9 बजे के बाद बाहर जाना है तो मेरे मम्मी पापा से मेरे को स्ट्रिक्टली परमिशन लेनी पड़ेगी। आज भी ये रूल है मेरे घर में। तो आप समझने की कोशिश करो, अगर मैं रूल को फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे घर वाले मेरे को बहिष्कार करके निकाल देंगे, देश निकाला दे देंगे, मतलब घर निकाला दे देंगे। समझो, अगर मुझे उस फैमिली में रहना है तो मेरे लिए रूल फॉलो करना जरूरी है कि मैं 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाऊंगा। इसी तरह अगर किसी कैटेगरी को, अगर किसी क्वांटिटी को, सॉरी नॉट कैटेगरी, अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर में रहना है, वेक्टर की कैटेगरी में रहना है, तो आप उस क्वांटिटी को वेक्टर लॉ को फॉलो करना जरूरी है। ये वेक्टर लॉ क्या होते हैं? बेसिकली वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, अगर आपने सुना हो, ये सारे लॉज हैं जो आपके वेक्टर लॉज में आते हैं। अभी हम उन्हें आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना समझ लो अभी के लिए। वेक्टर में रहना है तो वेक्टर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वेक्टर लॉ क्या है वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अगर कहीं पे डायरेक्शन है ही नहीं तो फिर वो तो वेक्टर है ही नहीं। लेकिन ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर डायरेक्शन है पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, तो उन वाली क्वांटिटीज का नाम वेक्टर नहीं टेंसर है। सही है ना यार? बढ़िया सब, वेरी गुड। चलिए अभी बेसिकली व्हाट आई टेल यू इज कि देखो सर, सीधी सीधी बात है, क्वांटिटीज ना 3 टाइप की हैं। एक तो है स्केलर, सम अप कर रहा हूं बेटा, जल्दी से याद कर लेना। एक तो है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी और एक है टेंसर क्वांटिटी। अच्छा याद करो फटाफट। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो जिनके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ उनकी वैल्यू होती है। और आज से आगे मैं वैल्यू नहीं, एक वर्ड यूज करूंगा एंड दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा सर मैग्नीट्यूड होता है भाई, तो क्या? अच्छा मैग्नीट्यूड क्या? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कितना किलो है तो आप कहोगे 100 किलो, 50 किलो, 5 किलो, 10 किलो। ये जो वैल्यू है ना, नंबर 1 2 3 4 5, इसे ही कहता है मैग्नीट्यूड। अच्छा एग्जाम्पल 5 10, ये जो नंबर है, ये जो इसे ही कहते हैं वैल्यू। और आज से आगे इसे हम मैग्नीट्यूड कहा करेंगे, वैल्यू नहीं कहेंगे। ओके ठीक है। वेक्टर कौन से होते हैं? सर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, प्लस डायरेक्शन भी हो।
अच्छा, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, काम हो जाएगा क्या नया। प्लस वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना चाहिए, और अगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अच्छा सर, टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है फिर? सर टेंसर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो ना करें। तो अगर किसी ने वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं किया तो उसकी डायरेक्शन होने के बाद भी वो टेंसर की कैटेगरी में आएगा। ओके, एक और बात बेटा, कभी कभी ना जो हल्की बुक्स होती हैं या फिर कभी हल्के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एग्जाम में आ जाता है कभी कभार, तो आप समझिएगा जब तक अगर उन 4 ऑप्शंस जो आपके एग्जाम में आए अगर उनमें टेंसर क्वांटिटी है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर एग्जाम में ऑप्शंस में टेंसर क्वांटिटी है देन डेफिनेटली आपको टेंसर लगाना है। लेकिन अगर एग्जाम में टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में नहीं है तो आपको डेफिनेटली स्केलर लगाना है। समझने की कोशिश करना, वेक्टर में आने के लिए वेक्टर लॉ फॉलो करना जरूरी है, और ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो फिर स्केलर में तो आ सकता है, वेक्टर में नहीं आ सकता है। रियलिटी में टेंसर है, तो कहने तो आपको टेंसर चाहिए वैसे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉपी वॉपी करना है तो आप कॉपी वॉपी करिए, फिर हम बहुत डिटेल में वेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप सो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, हमें पढ़ना है वेक्टर, क्योंकि चैप्टर तो वेक्टर का ही है भाई, बात तो सही है, हमें पढ़ना है वेक्टर। अब वेक्टर्स को पढ़ने के लिए आपने अभी अभी ये पढ़ा कि सर वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करती हैं। तो एक एक करके डिकोड करते हैं इन सब चीजों को। पहले हम डायरेक्शन को ही समझ लें कि आखिरकार डायरेक्शन क्या है। और एक और बात बेटा, हो सकता है आपको लगता हो कि सर डायरेक्शन क्या है, हमें पता हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है डायरेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं, मैं आपको समझाता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पहला टॉपिक इस चीज में हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक तो हमने वेक्टर को ढंग से पढ़ना शुरू भी नहीं किया, लेकिन वेक्टर्स को समझने के लिए डायरेक्शन जरूरी है। तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, जो डिकोड करेंगे, वो है डायरेक्शन सेंस। क्या होता है ये डायरेक्शन सेंस? मतलब डायरेक्शन के बारे में सारी चीजें देख लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, इसमें परेशान क्या होना। चलिए, इससे पहले मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में बताऊं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। आप भी बता दो एक बार, पहले जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो कितनी डायरेक्शन होती है। जल्दी से बताओ कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं। बताओ 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 बताओ, कमेंट्स में बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पॉज कर लो पॉज कर लो, अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो पॉज कर लो, पॉज करके बताओ कमेंट्स में एक बार, क्योंकि पढ़ाई का मतलब है एंगेज रहना। चलो बताओ बताओ बताओ, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने 4 बताया है, और भी बच्चे हैं जिन्होंने 8 बताया है। वो 8 कैसे बता रहे हैं मैं अभी समझाता हूं, अब आंसर भी समझ लो। इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती है। रियलिटी ये है कि 4 और 8 डायरेक्शंस नहीं होती, डायरेक्शंस इनफाइनाइट हो सकती है। वो कैसे, समझाता हूँ। देखो देखो, जिन बच्चों ने 4 बताया उन्होंने पता क्या करा होगा, उन्होंने कहा होगा सर इसमें क्या है, ये देखो ऐसा होता है सर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही बताया होगा ना 4। अरे यार ऐसे ही बताया था ना। हाँ, आप वो लोग भूल गए क्या? वो लोग वो ये भूल गए, ये भूल गए। ये सर ये क्या है? अरे नॉर्थ ईस्ट। अरे ये क्या है? साउथ ईस्ट। ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है? साउथ वेस्ट। तो इस हिसाब से तो आंसर 8 होना चाहिए कि सर चलो 4 हो, 4 ये 8 हो गए। अब जरा समझने की कोशिश करना, एक आदमी साउथ ईस्ट जाना चाहता है तो चलो ठीक है कि वो इस पे चला जाएगा, ये ऐसे। मगर एक आदमी ने कहा ना, मैं तो साउथ ईस्ट और ईस्ट के भी बीच में जाऊंगा। मतलब उसकी मर्जी है। क्या कोई यहां नहीं जा सकता? 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 क्या कोई यहां नहीं? ओ, समझने की कोशिश करो। ये तो मैं अगर और जूम कर दूंगा ना, देख बेटा, अगर मैंने और जूम कर दिया ना तो इट्स लाइक कि ये तो और बीच में बनने की भी जगह खाली हो गई है। ये भी हो सकता है। अरे भाई ये भी हो सकता है। ऐसे तो सर इससे इसके बीच में बहुत सारी हो सकते हैं। हाँ मैं तो सही बोल रहा हूँ, ध्यान समझो। ऐसे करके था ना ईस्ट, 1 डिग्री हिलो, बस 1 डिग्री, बस 1 डिग्री ऐसे, ये भी एक डायरेक्शन है। एक और डिग्री, ये भी एक डायरेक्शन है। एक और डिग्री, ये भी एक डायरेक्शन है। ये भी एक डायरेक्शन है। समझने की कोशिश करना, ऐसे करके तो इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती हैं, इनफाइनाइट ही डायरेक्शंस होती हैं। हम इसे ऐसे कह देते हैं 8 मेजर डायरेक्शंस होती हैं।
और हर एक एंगल, हर एक डिग्री, इवन पॉइंट के डिग्री, मतलब इट्स लाइक कि 20.5 डिग्री अलग है, 20.6 डिग्री अलग है, ये अलग अलग डायरेक्शन से। और भी नीचे जा सकते हैं, बट इतना काफ़ी है। शायद आपको समझ में आया, बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं, तो फिर इस डायरेक्शन को समझने का ही टॉपिक है ये, डायरेक्शन सेंस। ओके, चलिए अब मेरी बात समझिएगा, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई मेरे से पूछे कि सर दिल्ली किधर जाना है। मान लो कोई यहाँ पे, मैं ऐसे खड़ा हूँ, कोई मेरे से इधर आता है, वो पूछता है कि सर दिल्ली किधर से जाना है। मैंने कहा देखो बेटा, मेरा फेस ये है, इससे ना 90 डिग्री चले जाना तो आप दिल्ली पहुँच जाओगे। सही है। अच्छा, एक और आया कि सर मसूरी किधर जाना है। मैंने कहा कि देखो भाई, मेरा फेस ये है, इससे ना 45 डिग्री चले जाना इधर, ये मसूरी है। अरे इधर जाओगे तो दिल्ली आ जाएगा, इधर चले जाना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी है ना, इधर चले जाना। समझना बच्चे, अगर डायरेक्शन बतानी है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्शन बताने का एंगल। एंगल कहीं तो आप अपना फेस प्लेस कर दो, मान लो इधर कर दिया मैंने, और फिर ऐसे बताओ कि दिल्ली जाना ना, यहां से 90 डिग्री इस साइड, ये है इधर की डायरेक्शन में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। सही तो है। 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, या फिर 45 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री वेस्ट। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बढ़िया तरीका डायरेक्शन को बताने का है एंगल। एंगल, गॉट इट? चलो देखो क्या, देखो कैसे सर, कैसे क्या, समझने की कोशिश करो। वैसे तो मेजरली मेरे पास 8 डायरेक्शन है। 8 डायरेक्शन में से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो आपको आता ही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आता ही है। अच्छा, याद रखिएगा, अगर नहीं आता है तो बेटा याद करो। और इधर की तरफ आया नॉर्थ ईस्ट। अब आप समझना, अगर कोई आपसे कह रहा है कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट में जाना है, देन इट इज एग्जैक्ट 45 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट। मतलब यहां से एग्जैक्ट 45 डिग्री होता है नॉर्थ ईस्ट। कोई बात नहीं सर, अगर ये जो मेजर डायरेक्शंस को देखें ना, तो एग्जैक्ट एंगल्स पे फिट हो रखे हैं। मतलब जैसे साउथ ईस्ट देखना है, तो साउथ ईस्ट इज लाइक कि सर इधर से इधर तक एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल है। सो सिंपल। अच्छा, एक बात और, ये भी होता है बेटा ये कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ध्यान से, क्या ये ऐसे करके जा रहा है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ। क्या ये क्लॉकवाइज है? हाँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। चलो अब आपकी बारी, बताना मुझे जरा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से कितने एंगल पे? जल्दी से बताओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बताओ बताओ बताओ, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ से कितने एंगल पे? 45। वेरी गुड। 45 45 45 45 45। लगता है फिर से फोन आ रहा है, कोई परेशान हो रहा है। 45। एक मिनट बेटा, रख दिया हमने उसे, शांत कर दिया है। हाँ, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ से कितने एंगल पे है? 45। वेरी गुड। अच्छा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बढ़िया एकदम, समझ पाए क्या? वेरी गुड। अच्छा भाई, ये बताओ साउथ वेस्ट कितने एंगल पे है? ए वेस्ट से साउथ वेस्ट कितने एंगल पे है? वेस्ट से साउथ वेस्ट फिर से 45। चलो अभी बच्चों वाले क्वेश्चन से और करके हम टाइम पास नहीं करते, बढ़िया वाले पे या थोड़ा सा बेटर वाले पे आते हैं। कभी कभी एग्जाम में अलग भी आ जाता है, ट्राई करें। ठीक है, सुनिए, मान लीजिए कि अगर ऐसे करके कुछ तो आपको बताया गया कि यहाँ पे एक डायरेक्शन है और यहाँ से ये 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा, ये तो आपको पक्का कंफर्म रखना है बेटा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये तो आपको याद रखना ही है। ये किसी ने पूछा कि बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, ए की डायरेक्शन बताओ ईस्ट के हिसाब से। अब समझना, देखो ए, ध्यान देना, 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ कहां पे है ये? ठीक, दोबारा समझो, किसी ने बोला ए की डायरेक्शन बताओ, तो कितने डिग्री है? 30 डिग्री। ऐसा लिखा जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री, देखते जाओ अभी समझ में आ जाएगा। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब आप कहो सर ये क्या बात हुई? बताता हूं, रुक तो जा। देख, जहां से एंगल बन रहा है वो आगे लिखते हैं, मतलब इस साइड। जिस तरफ जा रहे हो वो पीछे लिखते हैं, लाइक इस साइड। समझ में आया? जैसे कहां पे बैठ के किधर की तरफ जा रहे हो, मतलब ये जो 30 डिग्री है ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हुए है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हुए?
ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, जिसकी तरफ से जा रहे हो ईस्ट से वो इधर आगे की तरफ, और पीछे वाले की तरफ जा रहे हो, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो वो पीछे लिखना है। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, परेशान मत हो, कंफ्यूज मत हो, एक और ट्राई करते हैं। मान लो ये दे रखा था बी, अच्छा यहां से दे रखा था 60 डिग्री, तो बताओ कहां से शुरू हुआ है 60 डिग्री, साउथ से कि वेस्ट से? वेस्ट से। किसकी तरफ गया है, साउथ की तरफ के वेस्ट की तरफ? अरे सर वेस्ट से तो शुरू हुआ है, गया किसकी तरफ है, साउथ की तरफ। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, 60 डिग्री साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब सर वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री जाना है, सो सिंपल। अच्छा कोई कहे नहीं सर मेरे को तो इधर से एंगल पता है 30 डिग्री, अब क्या करूं? अब क्या हो गया, 30 डिग्री पता है ना, कहां से पता है, कहां पे से जाना है, साउथ से। किस तरफ 30 जाना है सर? साउथ से जाना है वेस्ट की तरफ, तो देखो ऐसे लिखते हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब जहां पे भी बैठ के जिस भी तरफ जा रहे हो उस तरफ जाना होता है, जिस भी जहां से भी शुरू कर रहे हो बेसिकली वो इधर, जिसकी तरफ जा रहे हो वो इधर। गॉट इट, गॉट इट, बढ़िया मस्त, समझ में आया। अच्छा एक और बात, करते क्या है लोग, ये इतना बड़ा लिखता नहीं है कोई, या 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, और ये 30 डिग्री, कोई इतना बड़ा नहीं लिखता। पता कैसे लिखते हैं, देखो 30 डिग्री वेस्ट को लिखेंगे W, ऑफ को लिखेंगे O, और साउथ को लिखेंगे S। अरे बात तो एक ही है, वेस्ट ऑफ साउथ, बात तो एक ही है। चलो इसका लिख के दिखाओ फटाफट 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 फटाफट, इसका लिख के दिखाओ 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। बता आया कि नहीं आया? मस्त है ना, अरे बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक बार लास्ट ना इसका भी लिख लेते हैं, बताओ 30 डिग्री NOE, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सो सिंपल। बताओ आया कि नहीं आया? आ गया, मस्त। चलिए एक बार फटाफट कॉपी कर ले, मैं साइड हो जा रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको सब समझ में आया होगा क्लास। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है वेक्टर्स की, एक बार आप पढ़ सकते हो पॉज करके। वैसे हमने सब समझ लिया, एग्जांपल्स, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये भी हमने सब समझ लिया है। मेन टॉपिक है अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। अब आप कहोगे सर हम तो डायरेक्शन सेंस पढ़ रहे थे, अचानक से वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करने आ गए? अरे भाई सब मिक्स है, सब एक दूसरे से डिपेंडेंसी रखता है, आप समझिए। पहले आप समझिए, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और अगर डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन को समझना भी तो था, तो डायरेक्शन हम समझ लिए। अब अगर हम डायरेक्शन भी समझ लिए हैं तो अब थोड़ा वेक्टर को भी इन डिटेल समझ लेते हैं, मतलब वेक्टर को सॉल्व करेंगे या फिर क्या आने वाला है वेक्टर्स के रिलेटेड एग्जाम में वो देखो। जब आपको वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आप अपने एग्जाम में, अपने टेक्स्ट बुक में जब वेक्टर्स को देखोगे तो वो दो तरीके से आपको रिप्रेजेंट होता हुआ दिखेगा। एक तो ऐसे, मतलब कुछ कुछ बुक्स में क्या करते हैं वो ऐसे एरो बना देते हैं, और अगर कोई ऐसा आपने एरो देखा बेसिकली ये वाला, तो अगर मेरे को लिखना है कि एफ वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर तो मैं ऐसे लिखूंगा, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर तो मैं ऐसे लिखूंगा, सिंपली लिखना है तो ए लिखूंगा। लेकिन अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो छोटू सा एरो बना देंगे ऐसे। अच्छा एक बात और, वेक्टर किधर भी हो, मतलब अगर ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर कहीं भी जा रहा हो, रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है। कभी आप सोचो सर अच्छा वेक्टर ए, सर लो वेक्टर ए, समझ आ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। कभी आप सोचो सर वेक्टर ए ऊपर को जा रहा है तो ऐसे बना दो सर, अबे ये वेक्टर ए नहीं है, वेक्टर ए को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे की चीजें हैं वो एरोज वगैरह सब कुछ, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा किसी किसी बुक्स में क्या करते हैं बेटा कि उसी वेक्टर को ना, मतलब ए को ही वेक्टर बताने के लिए थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब मतलब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा कर लो आप इसको, ऐसे करके वो बोलते हैं कि वेक्टर ए, अरे यार एरो ही लगा दो, ज्यादातर आपको एरो ही मिलेगा, यही मिलेगा। बस कभी कभी किसी बुक में मान लो कभी फॉरेन राइटर का या कुछ पढ़ा आपने तो ऐसे मिल जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड चीज व्हाट इज कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे अगर मेरे को स्फेयर बनाना है तो आप कहोगे सर देखो ये इस तरीके से स्फेयर है, अरे स्फेयर ऐसे थोड़ी होता है, स्फेयर तो 3D में होता है, बॉल की तरह होता है, ये तो सर्कल है, पर रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करोगे। वही मैं बोल रहा हूँ, सुनो क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है,
और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, और ग्राफिकल मेथड के अंदर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ये चीज हेड कहलाती है और इधर की चीज टेल कहलाती है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जिधर भी वेक्टर का हेड है वही वेक्टर की डायरेक्शन है। मतलब अगर मैंने एक ग्राफ पे एक ड्राइंग करी ऐसे, तो मतलब ये है कि अगर मैंने कहा कि एक फोर्स है ऊपर की तरफ, तो ये ड्राइंग ये बता रही है कि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है। ऊपर अगर नॉर्थ है, अगर नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करते हैं तो ऊपर की तरफ है। अच्छा, और ये टेल मैं बता देता हूँ बेटा। टेल जो है ना डायरेक्टली रिलेट करती है इसके मैग्नीट्यूड से। मतलब समझो, जैसे मान लो मेरे को 2 न्यूटन का एरो बनाना है ऐसे, तो अगर ये 2 न्यूटन का है, तो अगर मेरे को 4 न्यूटन का बनाना है तो उसकी टेल बड़ी कर दो, इससे जस्ट डबल कर दो। थोड़ा ज़्यादा बड़ी सी लग रही है मेरे को, जस्ट डबल कर दो। देखो ये 2 न्यूटन के लिए छुटला, 4 न्यूटन के लिए इसकी लेंथ डबल कर दो, इसकी टेल डबल कर दो। मतलब जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता है इसकी टेल लंबी होती जाती है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर ये 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है तो ये 4 को। देखो अगर ये 10 को करता है, जैसे ग्राफ वगैरह में नहीं करते, तो 20 को कितना डबल। सो सिंपल। बड़ा सा अगर बड़ा है तो ज़्यादा बड़ा, मतलब इट्स लाइक कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो टेल ज़्यादा होगी, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है तो टेल कम होगी। बस इसका मतलब यही है। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है कि देयर आर सम क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। अगेन वेक्टर लॉज क्या है, ये मतलब अभी बिल्डअप बन रहा है। हीरो आएगा, वेक्टर लॉज आएंगे, अभी बिल्डअप बन रहा है। वेक्टर लॉज जब आएंगे तब पता चल जाएगा, मगर हाँ वेक्टर लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये है। चलिए, यही टेंसर क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी उन्हें टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस नोट्स हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको चाहिए हो तो नोट कर लेना। चलिए, डायरेक्शन सेंस वगैरह हम पढ़ चुके हैं, हम तो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ये रहा आपकी डिस्प्ले पे पहला न्यूमेरिकल। करिए सॉल्व। आपको बेसिकली रिप्रेजेंट करना है, आपको ड्राइंग बनानी है। अभी तो सीखा है हमने, आपको ड्राइंग बनानी है। अगर एक 10 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट में लग रहा है, एक सेकंड वाले में 30 न्यूटन का फोर्स है नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है। एक बात और, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ अब आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। अब आप 11th में आ चुके हो, अब आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, अब आपको ऐसे कॉपी पे ही बनाना होता है। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, मेरे साथ करो। देखो, पहले तो एक डायरेक्शन सेंस का डायग्राम बना लेते हैं। बेसिकली बेसिक डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ओके। 10 न्यूटन ईस्ट, क्या 10 न्यूटन ईस्ट, ये रहा 10 न्यूटन। ओके, 30 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। बेटा नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, क्या एग्जैक्ट 45 डिग्री, यही तो पढ़ा था। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट 45 डिग्री, एग्जैक्ट 45 डिग्री। ये लो, ये सेकंड वाला बन गया 30 न्यूटन। अच्छा, थर्ड वाला देखो, 50 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट, 50 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। मतलब क्या साउथ से स्टार्ट करना है और वेस्ट की तरफ जाना है। अच्छा, कितना बनाना है, 50 न्यूटन। कितने डिग्री बनाना है, 30 डिग्री। देखो बेटा, साउथ से स्टार्ट करके वेस्ट की तरफ, यानी कि इधर जाना है, ऐसे। कितना जाना है, साउथ से स्टार्ट करके वेस्ट की तरफ जाना है। कितना जाना है सर, जाना है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। बताओ आया कि नहीं आया। अच्छा, कितने न्यूटन है, कितने न्यूटन है सर, ये 50 न्यूटन है। बताओ आया कि नहीं आया। गॉट इट, ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं। F4 को देखिए, F4 100 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये फास्ट ऑफ साउथ लिखा है, मिसप्रिंट हो गया, ईस्ट ऑफ साउथ है वो। मतलब साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ जाना है। अच्छा भाई, साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ, यानी कि उधर कलर चेंज कर ले, ग्रीन कर लेते हैं। 100 डिग्री 100 न्यूटन, तो थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अच्छा, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ पे बैठ के इधर की तरफ 60 डिग्री। ये रहा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यूएस। गॉट इट, बना लिया था ना, मेरे करने से पहले कर लिया था ना, बहुत अच्छे। ठीक है, एक बार देख लो, अगर सही था तो ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, नहीं तो कॉपी वॉपी करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप सो आपको वाला सबको समझ में आया होगा। अब ये आपकी बारी, स्क्रीन पॉज करिए और पहले इसे अपने आप अटेम्प्ट करिए। करिए एक बार, पहले फटाफट करिए।
चलिए आई होप सो आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं कैसे। सर पहले बताना, फिर से वही वाली बात, क्या बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है? हाँ सर ये सेम ही तो क्वेश्चन है, अपने को बस सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं कितनों ने सही किया। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन बनाई मैंने, पहले ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अच्छा बताओ 15 डिग्री एनओई, एनओई मतलब ईस्ट पे बैठ के नॉर्थ की तरफ, ईस्ट पे बैठ के नॉर्थ की तरफ, ईस्ट पे बैठ के नॉर्थ की तरफ, कितने डिग्री? 15 डिग्री। कितने डिग्री? 15 डिग्री। 15 डिग्री। ओहो 15 डिग्री सही हो जा भाई, हो गया। ओके दिस इज F1, नाम दे देते हैं बेटा, ये है F1। अच्छा सेकंड देखो बेटा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब क्या नॉर्थ पे बैठ के ईस्ट की तरफ, नॉर्थ पे बैठ के ईस्ट की, नॉर्थ ये रहा, ईस्ट की तरफ जाना है, 30 डिग्री जाना है। ओके कलर चेंज कर लेते हैं वरना यही मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो गया। एक काम करते हैं इसे हटाते हैं। F1 तो समझ में आ गया था ना, F2 को सेपरेट ही बनाते हैं। F2 किधर बनाना है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ पे बैठ के ईस्ट की तरफ। बताओ 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 बताओ, समझ में आया है नहीं? आया कि नहीं? परफेक्ट। चलिए और चलते हैं। F3 देखिए, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब अब कहाँ बैठना है आप बताओ, कहाँ बैठना है? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, आप बताओ कहाँ बैठना है? ईस्ट पे। हाँ ईस्ट पे बैठ के साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट 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 पे बैठ के साउथ की तरफ। अच्छा कितने डिग्री जाना है? 60। ये है F3। F4 बताओ। अब आपकी बारी है यार, मैं ही करूंगा क्या सारे? कमान फटाफट कर दो, फटाफट कर दो। और मस्त अगर कर दिया और समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना यूट्यूब पे सब लोग मस्त समझ में आ रहा हो लाइक कर देना, लाइक कर देना, लाइक। चलिए पढ़ लो बेटा पढ़ लो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब क्या साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ? हाँ साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ, लेकिन अब की बात 30 डिग्री, तो इट्स लाइक 30 डिग्री। अरे ये तो सेम ही ना हो गया, साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ, उधर जाना था साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ, साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर इधर से 60 जाओ कि इधर से 30 आओ? बात तो एक ही है, तो बात तो एक आनी ही थी। सही है सही है सही है सही है। ऐसा हो ही सकता है ना, दो इंसान एक ही डायरेक्शन में जा ही सकते हैं, दो फोर्सेस भी सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्या हो गया? गॉट इट? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगेन नोट कर लो बेटा, क्या कर लोगे अब तो, नोट तो हटा दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का टॉपिक है, मतलब बड़ा आसान है। देखो 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 भाई, मार्कर खुल जाओ। देखो बेटा मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये 10 न्यूटन का एक फोर्स है, F1 वैल्यू है, मतलब बेसिकली वेक्टर है। ये एक और वेक्टर है F2 वेक्टर, कितने न्यूटन का इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक एंगल है 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन समझो, मैंने बस आपसे सिर्फ इतना और इजी, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा, बताओ इस वेक्टर और इस वेक्टर में एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है ये बताना है। बताओ फटाफट कितना है? 30 डिग्री। हाँ वेरी गुड। अरे सर ये तो रहा एंगल 30 डिग्री, ये भी कुछ पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया सही है। अब सुन आगे, मैंने आपसे कहा कि एक वेक्टर है ये F1 वेक्टर, और एक वेक्टर है जा और दूसरा वेक्टर है ये F2 वेक्टर, यहां से एंगल है 60 डिग्री। अब बताओ कि इन दोनों F1 और F2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? अब बताओ। अब आंसर अगर आपने 60 दिया तो अब 60 आंसर नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। आपके दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, समझना। दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना हो तो इसका एक स्ट्रॉन्ग रूल है। रूल ये है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तभी निकाला जा सकता है जब वो दोनों वेक्टर्स टेल से जुड़े। अच्छा मतलब ये है ना, ये तो इसका F1 वाले का तो टेल है, चलो समझ में आ गया, लेकिन भाई F2 वाले का तो हेड है ये। F1 वाले का टेल है लेकिन F2 वाले का तो हेड है ये, बात तो सही है सर। अच्छा अब क्या करें, मैं बताता हूँ अब क्या करें। देखो एक मिनट बेटा, देखो मान लीजिए ये F2 था और ये F1 था, यहाँ से एंगल क्या था? 60 डिग्री। सुन, वेक्टर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड,
मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मेरे से पास आए, मान लो आप मेरे पास आए और आपने पूछा बताओ दिल्ली कहाँ है, मैंने कहा इधर, आप इधर चले जाओगे। दूसरी बार मैंने कहा ओ सुनो 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 सुनो, इधर नहीं है, एंग इधर है, इधर। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, इधर, अबे वहीं से बता देते, ऐसी। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, ऐसे बताओ कि यूं करके ऐसे बताओ, ऐसे है कि यूं करके ट्विंक करके ऐसे बताओ, ऐसे है। अरे बात तो एक ही है। मैं भी ये कह रहा था बेटा, वेक्टर्स को ना हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इवन अगर मैं कहूँ इधर डायरेक्शन में दिल्ली है, इधर की डायरेक्शन में दिल्ली है, फिर यहाँ जाके बता रहा हूँ नहीं इधर है, अरे भाई तो इधर से इधर कहा कि इधर से इधर कहा, क्या फर्क पड़ता है। इसे ही कहते हैं वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। आप वेक्टर का ना डायरेक्शन ही चेंज होना चाहिए। मतलब अगर मैंने कहा ऐसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा दो भाई, एक ही बात है। समझता है क्या। चल अगर तेरे को ये बात समझ में आया बेटा तो समझना, उससे सर ये सब आप जो भी बता रहे हो उससे हमें क्या फ़ायदा बताता हूँ। F2 वेक्टर इधर लग रहा था, मन मन में मन मन में मन मन में मन मन में इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो, मन मन में ये वेक्टर शिफ्ट हो गया और ये बन गया इधर। ऊपर से क्या हुआ सर, ऊपर से गायब हो गया, ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया ना मैंने, ऊपर मैं डॉटेड डॉटेड बना देता हूँ, ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया। अच्छा क्या स्ट्रेट लाइन है, हाँ स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना था 180। अब स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होती है ना, ऊपर से 60 है, अच्छा ये पूरा था 180, ये 60 है, तो ये बचा हुआ कितना जल्दी बताओ, 180 में से 60 गया, बचा हुआ कितना, ये वाला। मैं कलर बदल देता हूँ, क्या करेंगे हम, कलर रेड कर देते हैं। ये वाला एंगल कितना सर, 180 में से 60 माइनस कर दो, 120, आंसर। सो सिंपल। मतलब टेल से टेल जुड़े हों तो जो एंगल है वही एंगल है, लेकिन अगर टेल और हेड एक दूसरे से जुड़े हों तो पहले वेक्टर को शिफ्ट कर कर टेल से टेल जोड़ो, फिर एंगल ढूंढो। समझ में आया, एक दो प्रैक्टिस करेंगे मस्त समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख चलिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, 4 पार्ट हैं, मतलब इस प्रैक्टिस के लिए बनाया है बेटा ये चारों पार्ट। करो फटाफट, करो करो, स्क्रीन पॉज करो, पहले करो स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। कर लिया, 1 2 3, चलो अब समझो। देखिए पहले बनाइए, पहले F1 F2 F3 F4 बनाइए। ये क्वेश्चन अभी सीखा था थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन मतलब थोड़े मिनट पहले। चलिए बनाते हैं। सर देखो ऐसा है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। पहले F1 बनाते हैं। 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट में बैठ के नॉर्थ जाना है 15 डिग्री, ये बन गया F1। चलो बढ़िया एकदम। F2 बताओ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री, मतलब क्या नॉर्थ से 30 डिग्री आना है, नॉर्थ से 30 डिग्री आना है। अच्छा किस तरफ, ईस्ट की तरफ आ गए, ईस्ट की तरफ। क्या है ये, F2 बना लिया था ना, सही है ना। आगे देखो 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्या यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री जाना है, क्या ये है, क्या है ये, क्या है ये, F3। अच्छा F4 देखो बेटा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, F4 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। 30 डिग्री थोड़ा यहाँ बनाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, ईस्ट में बैठ के साउथ पे जाना था। ओहो F3 में गड़बड़ हो गया, F3 में गड़बड़ हो गया भाई, सही करना पड़ेगा, सही करते हैं। F3 बनाइए दोबारा से। सर ये रहा F3, ईस्ट पे बैठ के साउथ की तरफ, यानी कि इधर से 60 आना था, गलती से उधर से हो गया था। कोई बात नहीं यार, इतना तो एरर बनता है ना, इतना तो चलता है ना, चलता तो नहीं है मगर कोई बात नहीं, समझाना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना। चलो F4 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 F4, साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ, साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ, साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ, इस तरफ 30 डिग्री, साउथ पे बैठ के ईस्ट की तरफ। मस्त आया। चलो अब शुरू करते हैं। F1 और F2 के बीच का एंगल, F1 और F2 के बीच का एंगल। सर ये रहा F1, ये रहा F2। देख ध्यान से, टोटल 90 होता, ये इधर से 30, ये इधर से 15। अरे यार टोटल 90 होता तो इधर से कितना बचा, 60। 60 में से 15 हटा दे, 60 में से 15 हटा दे, कितना बचा, 45। सो दिस एंगल इज 45। देख के नहीं लग रहा होगा तुम्हें, मुझे पता है, मगर ये एंगल 45 है। अरे यार ड्राइंग में थोड़ी ना ध्यान देना है, लॉजिक्स पे ध्यान देना है। ओके चलो एक और बार ट्राई करते हैं।
F2 और F3 में एंगल बताओ। चलो आप बताओ, F2 ये रहा, ये रहा, और F3 ये रहा, टोटल एंगल बताओ। अब तो दिख ही रहा होगा सर, F45 प्लस 15 क्या 60, 60 और क्या 60 क्या टोटल 120। क्या आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना, बढ़िया। चलिए लास्ट कर लेते हैं, F4 और F1 में एंगल बताओ। F4 ये रहा, F1 ये रहा, ये एंगल चाहिए सर, ये 60 और ये 30, ऐसा थोड़ी है दोनों एक ही वेक्टर्स हैं। ओहो, तो क्या करें, ओवरलैप करो सर। ओवरलैप मतलब सर ये देखो, ये है, यही F3 है, यही F4 है। इतनी भी खराब कैलकुलेशन और इतनी भी खराब ड्राइंग मत बनाओ ना कि कैलकुलेशन ही गलत हो जाए। पर क्या फर्क पड़ता है, अपने को एंगल देखना था, अपने को वैल्यूज देखनी थी, दिखाया दिखाया। चल जल्दी से बता, F1 और F4 में एंगल, F1 ये रहा और F4 ये रहा, F1 से F4 का एंगल क्या 60 और 15, टोटल कितना हुआ 75। बताओ आया कि नहीं आया, आया। आई होप सबको सब बढ़िया आया होगा। एक बार फटाक से कॉपी वॉपी कर लो, या फिर कुछ भी देखना तो देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम, और एंगल आगे आगे, ये तो हो गया हमारा। चलो अब आपके सामने है F1 F2 F3 F4, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। फटाक से एंगल निकालो, फिर हम आगे कल वेक्टर लॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, कॉपी नहीं कर लो मतलब सॉल्व कर लो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। पॉज कर लो, अगर ऐसा लग रहा है कि मास्टर बहुत बोल रहा है तो पॉज कर लो। कर लिया, 1 2 3 हो गया। चलो अब सुनो, हाँ भाई ये रहा F1, किस किस के बीच में निकालना है, F1 और F2। बेटा ये रहा F1, ओहो मार्कर तो ले लूँ, रुक जा भाई रुक जा, कहाँ है मार्कर, आ गया। हाँ ये रहा F1 और ये रहा F2। चल बना लेता बेटा पहले, सर ये है F1 और ये है F2। आप कहो सर ये तो यहाँ है, पैरेलली शिफ्टेड, इसे उठाओ यहाँ बना दो, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बस इसका ना फेस ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही उठाओ यहाँ रख दो, कोई बात नहीं, पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। देखो गया। अच्छा एंगल कितना 30 डिग्री, आंसर। एंगल कितना 30 डिग्री, आंसर। कर सॉल्व कर, F1 और F3 के बीच में निकाल, निकाल देख, नहीं किया है तो पहले पॉज करके निकाल लेना, क्योंकि तभी फायदा है। करो 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 करो, F1 और F3, F1 और F3, F1 तो हो गया, F3 बनाओ, F2 हटाओ, इसका काम खत्म हो चुका है। F3 भाई देख, F3 में है गड़बड़, इधर की तरफ है 30, इधर की तरफ से दे रखा है ना 30, इधर की तरफ से दे रखा है ना 30। पत्ते को तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बीच में चाहिए ना, उसकी पूंछ में थोड़ी चाहिए। मींस व्हाट यू वांट इज कि ये वाला वेक्टर चाहिए ना सर आपको, तो हाँ ये वाला वेक्टर चाहिए, सही कह रहे हो, मतलब ये वाले वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, मतलब बताओ 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 बताओ। चलो 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 चलो, वेरी गुड सर। ये पूरा 180 होता, इधर से 30 है तो इधर कितना 120, ओहो 120 नहीं 150। सो आंसर कितना है इसका 150। आया गया हो, बहुत इजी सा है बेटा, आ ही गया होगा है ना सबको, वेरी गुड। एक बार आ गया हो तो थम्स अप दे दो, मतलब लाइक कर दो, बढ़िया एकदम, सच में लाइक कर दो। और अब हम धीरे धीरे सारी 11th 12th नीट IIT जेई सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। तो एक बार कुछ बच्चे आपके दोस्त वगैरह हों तो उनके साथ शेयर भी करो, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। F1 और F4, F1 और F4, F1 ये रहा, F4 वो रहा, तो F1 ये रहा और F4 ये रहा। ये एंगल दे रखा है 45, ये एंगल दे रखा है क्या 45। अपने को कौन सा एंगल चाहिए सर, अपने को तो ये चाहिए, अपने को तो ये चाहिए। अच्छा तो कैसे करेंगे सर, इसमें क्या है, क्या फिर से 180 में से 145 सॉरी 180 में से 45 माइनस कर दो, कितना है 180 में से 45 माइनस करके, जल्दी बताओ। 135, वेरी गुड, आंसर इज 135। बस एक मिनट समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, ये जब यहां से यहां तक गया था तो एंटी क्लॉकवाइज गया था कि क्लॉकवाइज गया था, सोच के बताओ, जल्दी से बताओ। सर एंटी क्लॉकवाइज गया था, पहले भी जब गया था ये यहां से यहां तक, एंटी क्लॉकवाइज गया था कि क्लॉकवाइज गया था, एंटी क्लॉकवाइज गया था। इधर देखना, जब तुम ऐसे आए, सर ऐसे नहीं आए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आए, क्या क्लॉकवाइज आए। हाँ समझने की कोशिश करना बेटा, अगर आपको उल्टा जाना पड़ा, एंटी क्लॉक की जगह क्लॉकवाइज जाना पड़ा, जा तो सकते ही हैं, मगर अगर ऐसा हुआ तो आपको एंगल माइनस बना देना, मतलब
मतलब अगर ऐसा हो रहा था तब 150 था, अगर ऐसे के बजाय इधर से इधर हो रहा है तो अब ये 150 ना है, इट्स लाइक अब ये 135 नहीं है, अब ये -135 है। अगर उल्टा उल्टा चले तो एंगल के आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा। गॉट इट? समझ में आया? अब आप यहाँ तक के अपने मॉड्यूल्स में से, अपने पीवाईक्यूज में से जो भी आपको क्वेश्चंस मिले, जेई में ऐसे पीवाईक्यूज बहुत कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना, नोट्स को गो थ्रू कर लेना, वीडियो को अगर दोबारा देखना हो दोबारा देख लेना। बहुत आसान सा टॉपिक है, पूरी फिजिक्स बहुत आसान है, ऐसी मजा मस्त एकदम मस्ती में पढ़ेंगे हम, पूरा फिजिक्स हो जाएगी मस्त, कोई टेंशन नहीं है। ओके चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर लॉस पढ़ेंगे। बाय बाय।